अस्सलाम वालेकुम। सेकंड वालेकुम सेक्शन। सलाम। हाँ जी, सेकंड सेशन। ये अब हम सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। इसमें डेटाबेस, एनवायरनमेंट और आर्किटेक्चर इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चे सारे हैं अवेलेबल? जी सर, ज्वाइन हो रहे हैं। ये शाबाश, आप जल्दी जल्दी आ जाएं। सेकंड चैप्टर का मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो आज के लिए जो है अब हमारा, किदाई में पे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर आ रहे हैं, मैंने कहा। सर ये जो रेज हैंड है इसका मतलब क्या है? इसका रेज हैंड रेज हैंड जब आप करते हो तो ये मेरी तरफ एक मैसेज आता है, मीन्स कि आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इसमें अभी तो आधे ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये आप एक्सप्लोर करोगे ना, ये अब एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। ये अब टूल, अगर इसको हम देखें तो बहुत से मकसद के लिए अभी तो ये सिचुएशन ऐसी चल रही है कि यहाँ पे हमें टूल यूज़ करना पड़ रहा है। अदरवाइज इसको बहुत सी हम जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, हमारे काम का टूल। एक प्राइवेट हम सेशन रख सकते हैं जिसमें हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। मैं बल्कि एक और चीज़ सोच रहा था कि आप जब क्लास पढ़ते हैं, रियल लाइक हम यूनिवर्सिटी में जब क्लास पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर हमारे काम आ सकता है। मल्टीमीडिया, जैसे हमें कोई इशू है कि मल्टीमीडिया हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल आपके हाथ में होता है, तो एक तरफ से आपको क्लास सेशन इनिशिएट कर दिया जाए और स्लाइड्स या कोई भी आपका प्रैक्टिकल टाइप आपकी स्क्रीन्स पे आ जाएगा, तो वहाँ पर भी हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। बड़ा यूज़फुल इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके जी सर, एग्जाम्स का अच्छा क्या आइडिया सीन है। होगा? ये एग्जाम्स का क्या सीन होगा फिर? एग्ज़ाम जब भी कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, होपफुली कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। अभी एक मीटिंग भी स्केजुअल है, तो उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर कोई डिस्कशन होगी कि आपकी ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस जो है इसको कैसे मैनेज करना है, या आपके एग्ज़ाम्स को कैसे देखना है। तो उम्मीद है कि दिनों में क्लियर हो जाएगा। अब हुआ किदाई वेंदा पे हैं। हाँ जी, बच्चे सारे मेरा ख्याल है अवेलेबल हैं। हसनैन, सीआर और हबीबा जीआर। जी सर, तकरीबन आ गए हैं। हाँ जी, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सेकंड हमारा जो सेशन है, इसमें हम डेटाबेस एनवायरनमेंट को रिपीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको क्लास में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इस चैप्टर से जो था, दैट वाज 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर हम ऑलरेडी जब हमने इसको क्लास में डिस्कस किया था, तो वी कैन सिंपली डिवाइड द होल एनवायरनमेंट ऑफ डेटाबेस इनटू 3 डिफरेंट लेवल्स। पूरे का पूरा हमारा DBMS का जो एनवायरनमेंट है, वी कैन व्यू द होल सिस्टम इनटू 3 डिफरेंट लेवल्स। वन इज नोन एज एक्सटर्नल लेवल। सेंट्रली हमारा मिड पे जो था, दैट वाज कंसेप्चुअल लेवल या कंसेप्चुअल स्कीमा, हमने इसको डिस्कस किया था। और थर्ड पे हमने डिस्कस किया था कि हमारा इंटरनल लेवल है। इंटरनल लेवल के ऊपर डेटा जहाँ पे स्टोर होता है। तो वन बाय वन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुक मेरा ख्याल आपके पास है, मैंने सिर्फ सामने ये जो स्लाइड आपके बुक की शो की है, जस्ट टू हैव पॉइंट्स, ताकि मैं पॉइंट्स दे के बोल सकूँ। तो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हमारा एक्सटर्नल यूज़र एग्जिस्ट करता है। यूज़र हमारा जिसको हमने एंड यूज़र कहा था, ही ऑपरेट्स विद द डेटाबेस। तो यूज़र में पॉसिबल कि वो नेव यूज़र हो सकता है, ही नोज नथिंग अबाउट द डेटाबेस एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर डेटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इनटू द यूज़र रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो मेन हमारा डेटा जहाँ पे डेटाबेसेस में स्टोर है, उसको
एक यूज़र को या मल्टीपल यूज़र्स को डेटा किसी भी वे में शो किया जा सकता है। मीन्स के एक तरह का ही डेटा बैकएंड के ऊपर स्टोर है, लेकिन डिफरेंट यूज़र्स को वो डेटा एक्सटर्नल लेवल के ऊपर डिफरेंट तरह से शो करवाया जा सकता है। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि हम एक यूज़र का डेटा वेबसाइट पे भी शो करवा रहे हैं और उसी डेटा को हम किसी मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी शो करवा रहे हैं, और हो सकता है कि सेम डेटा को हम किसी प्रिंट आउट लेने के लिए या प्रिंटेड फॉर्मेट में उसको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी यूज़ कर रहे हैं। तो डेटा हमारे पास सेंट्रली स्टोर होता है, लेकिन एक्सटर्नल लेवल के ऊपर डेटा को व्यू किया जाता है। डिफरेंट व्यूज लाइक यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 जो है वो अपना अपना व्यू जो है वो देख सकते हैं, डेटा को व्यू कर सकते हैं, बिकॉज डेटा जो है वो सिर्फ व्यू किया जा रहा है। एंड यूजर जो है वो नेव यूजर है, ही नोज नथिंग अबाउट डेटाबेस एनवायरनमेंट। तो एंड यूजर जो है ही कैन नॉट इंटरेक्ट with the data by using the external view। एक्सटर्नल व्यू के अंदर सिर्फ डेटा हमें व्यू हो रहा है, हम उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। तो दैट इज द एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सिस्टम। दो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें हैं कि डेटा जो है डिफरेंट यूजर्स को शो करवाया जा रहा है, और सेम डेटा जो है वो डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट तरह से शो करवाया जा सकता है, और डेटा जो है उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है बाय द एंड यूजर, जो हमारा एक्सटर्नल लेवल के ऊपर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है। देन वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर, इसको मैं सामने ले जाता हूँ आपके, ताकि हमें चीज़ें सामने नजर भी आ रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर का स्कीमा है। ओवरऑल हम सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं एक्सटर्नल लेवल के अंदर, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल और फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल लेवल के ऊपर हम सिंपल डेटा को व्यू कर सकते हैं किसी भी तरह से। लाइक ये मैंने आपको बोला है कि सेम डेटा को डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट तरह से शो करवाया जा सकता है। यहाँ व्यू 1 में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम अली है, लास्ट नेम रजा है, लेकिन सेकंड व्यू के अंदर वो अली रजा को ही इकट्ठा लिखा गया है, रजा अली। या थर्ड व्यू के अंदर आप देख सकते हैं ए डॉट रजा। तो डेटा हमारे पास एक ही है जो बैकएंड के ऊपर यहाँ पे स्टोर है, जिसको हम अली रजा देख रहे हैं, लेकिन अली रजा को ही अगर आप डिफरेंट यूजर्स को शो करवाओ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीनों व्यूज के अंदर एक डेटा को डिफरेंट तरह से शो करवाया गया है। सेम थिंग हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के साथ है कि अली रजा की डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट उसकी डेट है, 5th मंथ है, और 80 उसका ईयर है। तो यहाँ फर्स्ट व्यू के अंदर 1/5/1980 लिखा हुआ है। अदर व्यू के अंदर डेट ऑफ बर्थ शो करवाई ही नहीं गई है, सिंपल उसका डिपार्टमेंट शो करवाया गया है। और थर्ड व्यू के अंदर डेट जो है वो मई 1 और 1980 शो करवाया गया है विद द डिपार्टमेंट नेम। तो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर आपका डेटा जो है वो यूज़र को व्यू करवाया जाता है, और किसी भी वे में आप एक ही तरह के डेटा को शो करवा सकते हो। तो सिंपली एक्सटर्नल लेवल के ऊपर आपका एंड यूज़र एग्जिस्ट करता है। देन हमारे पास आ जाता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लेवल, जिसको हम लॉजिकल लेवल कहते हैं या लॉजिकल स्कीमा कह सकते हैं। लॉजिकल स्कीमा हमारे पास बेसिकली मेन पार्ट ऑफ द होल डेटाबेस एनवायरनमेंट वेयर एक्चुअली वी क्रिएट द सिस्टम। यहाँ पे सिंपल लिखा भी हुआ है कि आपका जो कंसेप्चुअल लेवल है, द लेवल कंटेन्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर डेटाबेस। इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है, हम एंटिटीज को क्रिएट करते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान है वो बनाया जाता है, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं।
कंस्ट्रेंट्स डेटा के ऊपर लगाए जाते हैं, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, लाइक डेटा जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, डेटा के ऑपरेशन जो हैं वो एक दूसरे से मिल के बन रहे होते हैं, तो दोज आर नोन एज सिमेंटिक्स ऑफ डेटा। देन सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो लॉजिकली हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं कंसेप्चुअल लेवल के अंदर, कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर डेटा को डिफाइन करते हैं, डेटा की टाइप्स को डिफाइन करते हैं और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, और ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द स्किल्ड पर्सन्स, जो भी आपकी डेटाबेस टीम के अंदर एक्सपर्ट पर्सन्स अवेलेबल है, those all people are responsible to perform database activities in the logical schema of the database. तो ये हमारे पास लॉजिकल स्कीमा है। देन इंटरनली हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है किसी फिजिकल मीडियम के ऊपर। फिजिकल मीडियम हमारा कोई भी हार्ड डिस्क हो सकता है, कोई भी हमारा रिमोट सर्वर हो सकता है, कोई भी हमारी मशीन हो सकती है जहाँ पे डेटा जो है वो स्टोर किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्रॉम योर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू द फिजिकल मीडियम हार्ड डिस्क। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बिहेवियर यहाँ पे डिफरेंट होता है कि कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, किस वे में डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। तो इंटरनल लेवल इज बेसिकली मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सम टाइम हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जिनकी मदद से हम डेटा के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनलाइज डेटा कर सकते हैं। स्टोरेज एल्गोरिथम है, सिक्योरिटी एल्गोरिथम है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, डेटा के ऊपर इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स आर used in the internal level or the physical level of the 3-level architecture. ये सारी बातें ये जो सामने आपके आ रही हैं इसी में लिखा हुआ है। internal level is responsible to store data on storage. It describes the physical representation of database of computer. It describes how the data is stored in database. It covers the data structures and file organization used to store data on storage. So यहाँ पे मेन जो हमारा रोल होता है that is of the operating system. तो इंटरनल लेवल के ऊपर फिजिकल मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखी जाती हैं, डेटा कैसे स्टोर होगा, ये तमाम चीज़ें जो है आपके फिजिकल लेवल के अंदर आ जाती हैं। तो ये मैपिंग का जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था, मैपिंग जो है दैट इज बेसिकली द लिंकेज बिटवीन द टू लेवल्स। दो लेवल्स को आपस में मिलाने का जो काम है उसको हम मैपिंग कहते हैं। मैपिंग दो तरह की है, कंसेप्चुअल टू इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल टू द कंसेप्चुअल। तो दो लेवल्स को आपस में लिंक जो करवाना है उसको हम कहते हैं मैपिंग। Mapping is a process of converting one level to another. In this process, the data at one level is. हाँ जी, ये कौन बच्चे बोल रहे हैं, आवाजें आपकी आ रही हैं? हाँ जी, ये अपना माइक जो है थोड़ा सा बंद करें। ठीक है, कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग, कंसेप्चुअल लेवल को इंटरनल लेवल जो आपका इंटरनल आर्किटेक्चर है उसके साथ रिलेट करना, ये काम हमारा जो है कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग के अंदर होता है। द कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग डिफाइंस द करस्पॉन्डेंस। ये करस्पॉन्डेंस का यहाँ पे मेन वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है कि करस्पॉन्ड करना, दो चीज़ों को आपस में मिलाना, बिटवीन द कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोर्ड डेटाबेस. It specifies how conceptual record and fields are represented in the internal level. तो आपका एक्चुअल में जो कंसेप्चुअल रिकॉर्ड है, जो आपका मिडल लेयर के ऊपर डेटा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है इंटरनल लेवल के अंदर। तो ये दो लेवल्स की आपस में जो इंटरेक्शन है उसको आप कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग का नाम देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की टू मैनेज द चेंज। तो मैंने बोला है कि ये आपका मेन पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली
ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, बट सम टाइम हमारे पास कुछ स्टोरेज एल्गोरिदम्स या पर्सनलाइज जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट परफॉर्म सच एक्टिविटीज़ इंटरनल लेवल के ऊपर। जो मैकेनिज्म है वो हमारा नहीं काम है, क्योंकि हम कोई भी जो DBMS का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं उसमें फीचर्स अवेलेबल होते हैं। वी जस्ट सेलेक्ट दोज फीचर्स बाय क्लिकिंग ऑप्शंस, हमारे पास चेक बॉक्सेस की फॉर्म में या कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया अवेलेबल होता है। वी सिंपली अडॉप्ट दोज क्राइटेरिया, वी परफॉर्म ऑपरेशन बाय क्लिकिंग। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो लिंक होता है वो तमाम एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। तो यूजर नॉर्मली हैव नो इंटरेक्शन विद दिस एक्टिविटी। देन हमारे पास जो अदर टाइप ऑफ मैपिंग है, that is external to conceptual mapping. So how the data is going to be transformed into the external level, conceptual level से हमारा डेटा कैसे एक्सटर्नल लेवल पे पाएगा इसको। हाँ जी, उमर खान कौन है? उमर, जी सर। उमर आपकी आवाज काफी रिपीटेडली आ रही है, आप अपना माइक बंद कर दो। ठीक है, तो एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग यहाँ पे मैं बोल भी देता हूँ। An external conceptual mapping defines the correspondence between a particular external view and conceptual view. Generally, the difference between these two levels, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, levels are similar to the difference between the conceptual view and stored database. तो सिंपल हमारा जो डेटा कोई भी हम एक्सटर्नल लेवल के ऊपर शो करवा रहे हैं, डेटा जो है ये ब्लॉक की फॉर्म में होता है। यहाँ पे लिखा भी है दैट डेटा इज प्रीफिक्स्ड विद अ ब्लॉक हेडर, क्योंकि अब मेन हमारा डेटाबेस जो है उसके अंदर बहुत से यूजर्स का डेटा अवेलेबल है, लेकिन एक यूजर को उसके रिलेटेड डेटा ही सिर्फ दिया जाता है। तो फर्स्ट डेटा हमारा जो है वो मेन ब्लॉक होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। तो ब्लॉक जो है एक बिगर अमाउंट ऑफ सेट को कहा जाता है। पहले ब्लॉक की फॉर्म में डेटा आता है, ब्लॉक के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच की जाती है जिसको कहा जाता है ब्लॉक हेडर। इस पूरे के पूरे ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ है, और फिर ब्लॉक के अंदर होते हैं डिफरेंट रिकॉर्ड्स। एक रिकॉर्ड एक यूजर से रिलेटेड हो सकता है, तो एक ब्लॉक के अंदर मैनी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो हर रिकॉर्ड के साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी अटैच की जाती है। पहले मेन ब्लॉक के साथ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा अटैच की जाती है जो डिफाइन करती है कि इस मेन ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ है। लाइक मैं एक मेल की आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि फैसलाबाद से जो मेल, लाइक मैं TCS की बात कर रहा हूँ, कि फैसलाबाद से जो तमाम मेल जाएगी लाहौर के लिए, तो मेन हमारा जो ब्लॉक है दैट इज लाइक लाहौर बॉक्स जो है, बॉक्सेस के अंदर फिर फर्दर पैकेट्स होंगे, पैकेट्स के अंदर लाइक रिकॉर्ड्स हैं। हर रिकॉर्ड के ऊपर लिखा होगा कि एक पर्टिकुलर पैकेट जो है वो किस एरिया के लिए है। हर एरिया के अंदर बहुत से कॉलोनीज या लोकेशंस होंगी, तो एक रिकॉर्ड के अंदर फिर फर्दर पैकेट्स हो सकते हैं। पैकेट्स के अंदर इंडिविजुअल थ्रेड्स जो है हमारे हो सकते हैं जो शो करते हैं एक पर्टिकुलर यूज़र को। तो बेसिकली हेडर जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच की जाती है किसी भी यूज़र के साथ। समझ नहीं लग रही सर। हाँ समझ जी, नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही है। नो सर। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपका जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह जब ये आपका लेक्चर कंप्लीट होगा तो मैं उसको पोर्टल पे भी आपके लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही है या कोई आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो बाद में सुन सकते हैं अगर आपको ठीक भी है प्रॉब्लम। सर, थैंक यू सर। ये अपना नाम सर आप ठीक लिखो, आपका नाम क्या है? सर लड्डन जाफरी। ये क्या चीज़ है? मैं नहीं बताऊंगा। चले ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मैपिंग का टॉपिक है। देन डेटा इंडिपेंडेंस का टॉपिक हमने कवर किया था।
दो तरह की डेटा इंडिपेंडेंस है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो सिंपली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फिजिकल लेवल के ऊपर कोई भी अगर हम चेंज करते हैं, बिल्कुल बॉटम के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से चेंजेस द फाइल ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्चुअल में हमारा डेटा जो है वो बैकएंड के ऊपर फिजिकल मीडियम के ऊपर स्टोर हो रहा है, हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हो रहा है, या कहीं भी हमारी रिमोट लोकेशन है, सर्वर है, वहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो अगर हम कोई चेंज करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज स्ट्रक्चर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फाइल सिस्टम। आपने शायद ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये पढ़ रहे हैं आप, तो आपने पढ़ा होगा फाइल सिस्टम को। दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम यूज हो रहा है, वन इज फैट एंड अदर इज NTFS। दो तरह के फाइल सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज हो रहे हैं। फैट में भी फैट है, फैट 32 है, इसी तरह NTFS है। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका EXT है, और इसी तरह अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आपका डिफरेंट फाइल सिस्टम है। तो बैकएंड के ऊपर अगर आपका स्टोरेज आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है, या आप कोई यूज़ करें डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, या आप इंडेक्सेस, ये डेटा को स्टोर करने के लिए आप इंडेक्सिंग करते हैं, डेटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नंबरिंग करते हैं, कहाँ कहाँ पे डेटा आपका हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हो रहा है, उसमें आप चेंज करते हैं। या हैशिंग एल्गोरिदम अगेन एक हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा को स्टोर करने के लिए आपका एल्गोरिदम है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। अगर आप उसको मॉडिफाई करते हैं या एक्सेस मेथड को चेंज करते हैं, तो मींस कि इतनी ज़्यादा चेंजेस अगर आप फिजिकल लेवल के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो ये तमाम की तमाम चेंजेस जो हैं ये अपर लेवल के ऊपर आपका जो कंसेप्चुअल लेवल है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो हमारा DBMS एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। हम बहुत से चेंजेस परफॉर्म करते हैं लोअर लेवल के ऊपर, लेकिन यूज़र को उसका कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आता है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द DBMS एनवायरनमेंट कि हम लोअर लेवल के ऊपर कोई भी चेंज करते हैं तो यूज़र को उस चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, यूज़र इज़ अनफेमिलियर। तो बैकएंड के ऊपर हमें हो सकता है समटाइम चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट रीजंस के लिए, तो हम परफॉर्म करते हैं, बट दैट डजंट इफेक्ट यूज़र और एनीथिंग इन द कंसेप्चुअल स्कीमा। तो दिस इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट लाइन में एक एग्जैक्ट डेफिनेशन भी लिखी हुई है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट enables a user to change the internal level without changing the conceptual level। तो आप इंटरनल लेवल को चेंज कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द कंसेप्चुअल लेवल। तो कंसेप्चुअल लेवल हमारा क्या है? जहाँ पे एक्चुअली हमारा पूरे का पूरा डेटाबेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, डेटाबेस हमारा बनाया गया है, उसमें तमाम की तमाम यूजर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डेटा के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ आपने कंस्ट्रेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए हुए हैं। तो लोअर लेवल के ऊपर चेंज करने से ये तमाम कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर हमारी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब नहीं होगी। दैट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। देन लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, सिंपली हम लॉजिकल स्कीमा जो सेंट्रली जहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम चेंजेस परफॉर्म करें, those changes will not affect the upper level। upper level कौन सा? हमारा एक्सटर्नल लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर हमारा चेंज नहीं आएगा। अब लॉजिकल लेवल के ऊपर हम कौन सी चेंजेस करें जिसका इफेक्ट हमारा एक्सटर्नल लेवल के ऊपर नहीं होगा? लाइक वी कैन ऐड और रिमूव एंटिटीज और रिलेशनशिप। बहुत सी एंटिटीज हैं बैकएंड के ऊपर, उनको ऐड किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर को उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो उससे रिलेटेड नहीं है। जब तक कि आपके रिलेटेड डेटा को कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही आपके रिलेटेड को डेटा को डिस्टर्ब किया जाएगा देन प्रॉब्लम आएगा। लाइक अगर आपको पोर्टल की एक्सेस बंद कर दी जाए, अगर आपने कोई यूज़र नेम, फादर नेम आपका कोई डिलीट हो जाए, तो इस किस्म के जब आप चेंजेस अपने डेटा के ऊपर करोगे फिर तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन अगर किसी और तरह के डेटा के ऊपर लाइक लाइब्रेरी या फाइनेंस या अकाउंट्स सेक्शन में कोई एंटिटीज ऐड की जा रही हैं, रिमूव की जा रही हैं, अपडेट की जा रही हैं, डिलीट की जा रही हैं, तो उसका इफेक्ट हमें फील नहीं होता है। दैट इज द लॉजिकल इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो एडिंग, रिमूविंग एंटिटीज और रिलेशनशिप, adding file to database, adding new field in the file,
चेंजिंग द टाइप ऑफ फील्ड। तो मीन्स कि ये तमाम एक्टिविटीज़ अगर हम लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो इसका इफेक्ट हमारे एक्सटर्नल लेवल के ऊपर नहीं होगा। दिस इज नोन एज द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फर्स्ट लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन भी अगेन आ रही है। Logical data independence is the type of independence that enables the user to change the conceptual level without changing the external level. तो ये सिंपल इसकी यहाँ पे डेफिनेशन अवेलेबल है। देन डेटा मॉडल्स, हमने पढ़ा था कि डिफरेंट तरह से हम डेटा को मॉडल कर सकते हैं, डेटा की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, डेटा को डिफरेंट वे से आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं आपस में। हायरार्की मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, या हमारे पास रिलेशनल मॉडल जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो डेटा के डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसमें हम रूल्स डिफाइन करते हैं, मैनिपुलेटिव पार्ट्स, डेटा को हम मैनिपुलेट करते हैं, हम अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट कोई भी डेटा के ऊपर रिट्रीविंग के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं डेटा मॉडल के। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट बेस, लाइक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में लिंक हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि एक आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, आप क्रिएट करते हैं और उसको अगेन आप रिकॉल कर सकते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल आपको हेडर फाइल्स की भी दी थी कि हेडर फाइल आपकी एक दफ़ा बन जाती हैं, आप नीचे कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो आपको वो दोबारा से उसका कोड नहीं लिखना पड़ता। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर ये यूज़ नहीं होती हैं। जस्ट मॉडल्स में इसकी एग्जांपल के तौर पर ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल गिवन है, लेकिन इसको आप प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं। एंड रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल जो है ये पहले यूज़ होते रहे हैं कुछ चीज़ों के अंदर। हायरार्की मॉडल जिसमें चीज़ों की आपस में हायरार्की है, नेटवर्क मॉडल है। लेकिन आजकल की जो हमारी डेटाबेस अप्रोचेज हैं वो तमाम की तमाम बेस कर रही हैं रिलेशनल बेस डेटा मॉडल। तो इसी के ऊपर ये तमाम हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये हायरार्की मॉडल और नेटवर्क मॉडल हमारा एक टॉपिक के तौर पे सामने आता है, तो हायरार्की जैसे हमें पता है कि चीज़ों के दरमियान एक हायरार्की होती है। एक मेन हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी नीचे जो सब कैटेगरीज हैं उनका आपस में लिंक है। देन अगेन फिर हमारे सब पार्ट्स जो हैं वो आपस में लिंक है। तो हायरार्की चीज़ों के दरमियान है, एसोसिएशन है, जिसको आप एक हायरार्की मॉडल के तौर पे देख सकते हैं। तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप खुद से देख सकते हैं। इसमें सिंपल लिखा हुआ है नेटवर्क मॉडल, जिसके अंदर चीज़ों को आपस में आपने लिंक करवाया है। दो चीज़ें जो आपस में कनेक्ट कर सकती हैं, जिन चीज़ों का आपस में लिंक है उनको आप आपस में मिला देते हैं। तो हायरार्की में और नेटवर्क में फ़र्क है कि हायरार्की जो है एक सीक्वेंस का नाम है, दो चीज़ें आपस में लिंक तो कर सकती हैं लेकिन उनके दरमियान हायरार्की होना लाजमी है। यू कैन नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, आपको एक हायरार्की से होकर गुजरना पड़ेगा। लाइक अगर आपने ऊपर वाली एग्जांपल में मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। तो ऊपर वाली एग्जांपल में गिवन है कि आपने यहाँ पे कार का इंजन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी में कार के उसके डिफरेंट पार्ट्स शो करवाए हैं, चेसिस के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो बॉडी से अगर आपने इसके डोर के लॉक को एक्सेस करना है, आप बॉडी से डायरेक्ट लॉक तक नहीं आ सकते हैं। लाइक बॉडी से डायरेक्ट लॉक में जाने के लिए आपको डोर से होके गुजरना पड़ेगा। दिस इज द हायरार्की मॉडल, कि आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने लाइक एक और एग्जांपल इसकी ले सकते हैं कि आपने अगर यूनिवर्सिटी से घर जाना है या घर से आपने यूनिवर्सिटी जाना है, दरमियान में कोई भी रोड्स हैं, आपको स्ट्रीट्स हैं, आपको पूरे का पूरा पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सिंपली आप लाइक वो एक जादू से, अगर मैं कहूँ कि आप एक क्लिक करें और आप इधर से उधर चले जाएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको वो पूरे का पूरा एक पाथ जो है, आपको रोड जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हायरार्की मॉडल है। नेटवर्क मॉडल जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि दो चीज़ें जिनका आपस में लिंक है, सिर्फ आप उनको कनेक्ट करते हो, बाकी चीज़ें चलती फिरती मैयतें हैं।
हाँ जी, बाकी चीज़ें जो हैं हमें उनको कभी लाइक हम कनेक्ट नहीं करते हैं आपस में। जिन चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप है सिर्फ हम उन्हीं को आपस में कनेक्ट करवाएंगे। तो दिस इज़ द नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी। तो रिलेशनल डेटाबेस की टर्म्स के अंदर रिलेशन टेबल को कहा गया है, टप्पल जो है वो हम रो को कहते हैं। इसी तरह हमने एट्रीब्यूट जो है वो किसी भी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको कहा है। डोमेन CR। जी सर। ये को बच्चे दरमियान में जो इंटरफेयर कर रहे हैं इसको आप नोट कर रहे हो? जी जी सर, ट्री एंड अर्तगल। ये आप इनको जानते भी हो। सर इर्तगल को ना कुछ कहें सर। ये जो क्लास में दरमियान में डिस्टर्ब करते हैं तो इसका नुकसान भी आपको हो सकता है, आपको भी पता है, मेरा ख्याल है आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। पेपर कब हो रहे हैं? पेपर जब भी होंगे तो आप जो दरमियान में इंटरफेयर कर रहे हो तो मैं आपको बार बार मना भी कर रहा हूँ। सर समझ ही नहीं लग रही, नेट इशू आ रहा है इतना ज्यादा। पहले जो भी सर इशू आपके आ रहा है, लेकिन अगर आप दरमियान में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सर मुर्शद को ना कुछ कहें। अच्छा, तो ये मैं लास्ट में कंक्लूड मुर्शद कर रहा हूँ। जी। सर मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये लास्ट में हमारे पास जो है डोमेन एक पर्टिकुलर एंटिटी जिसका हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज एक कोई भी फील्ड के अंदर जो आ सकती हैं उसको हम कहते हैं डोमेन। अ डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एक एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। लाइक हमने क्लास की अगर कोई भी फील्ड है तो क्लास में कौन कौन सी पॉसिबल चीज़ें आ सकती हैं। हम क्लास में BS लिख सकते हैं, MS लिख सकते हैं, PhD लिख सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमारे डोमेन है। देन डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। देन कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये सारे के सारे आजकल जो भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं उसमें ये यूज़ किए जा रहे हैं। इसकी लाइक एडवांटेजेस वो ही हैं तमाम जो हम DBMS अप्रोच के एडवांटेजेस में पढ़ के आए कि डेटा इंडिपेंडेंस है, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है, डेटा कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है। ये हमारे पास जो है इजी डेटा रिट्रीवल और शेयरिंग का फीचर हमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। और फाइनली फिजिकल डेटा मॉडल्स, ये कुछ यूज़ किए जाते हैं फिजिकली। जो डेटा हमारा मीडियम के ऊपर स्टोर हो रहा है वहाँ पे ये मॉडल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मैंने जैसे बोला है कि वी डू नॉट यूज़ दीज मॉडल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन बड़े लेवल के ऊपर जो डेटा बेसिस हैं, एंटरप्राइज लेवल की डेटा बेसिस हैं, या कोई भी आपकी कंपनीज जो बिग डेटा को हैंडल कर रही है, डील कर रही है, वो लोग फिजिकल डेटा मॉडल्स जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ मॉडल्स के नाम लिखे हैं। द मोस्ट कॉमन फिजिकल डेटा मॉडल आर यूनिफाइंग मॉडल एंड फ्रेम मेमोरी। ये कुछ डेटा मॉडल्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूज़ कर रही हैं। अदरवाइज मोस्टली ये यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, लास्ट पे ये फंक्शन ऑफ DBMS हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके कौन कौन से ये फंक्शंस हैं। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि डेटा प्रोसेस करना, यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग, बैकएंड के ऊपर जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है, स्टोर डेटा कैन बी एक्सेस। देन ट्रांजैक्शन सपोर्ट, हम कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट की जाती है। DBMS का सॉफ्टवेयर हमें सपोर्ट करता है कि वो हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें। Concurrency support है कि at the same time we can perform many operations
रिकवरी सर्विसेज है कि वी कैन रिकवर फ्रॉम डेटा, एंड डेटा कम्युनिकेशन सपोर्ट है कि हम डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर करते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डेटा के ऊपर इंटीग्रिटी सर्विसेज हम परफॉर्म कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं डेटा को, पर्टिकुलर यूजर्स को राइट दे सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ DBMS। और डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स ये आपने पढ़े हुए हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसके ये स्टेप्स हैं, ये बड़े अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि आपने डेटा को पहले इन्वेस्टिगेट करना है, एनालाइज करना है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़, कोई भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो फर्स्ट वी नीड टू परफॉर्म दीज स्टेप्स। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वे ऑफ वर्किंग विद द डेटाबेस एनवायरनमेंट है। इसी तरह हमारे पास ये स्टेज बेस अप्रोच है, सेम लाइक आपका SDLC है, इसमें भी वही एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, लाइक यूज़र को एनालाइज करना एनवायरनमेंट को, लॉजिकल डेटा मॉडल हम परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सा डेटा हमें रिक्वायर्ड है, उसके कौन से एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज़ क्या हैं, उनकी रिलेशनशिप आपस में क्या है। ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हम DBMS का सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं। मैप लॉजिकल मॉडल टू DBMS, लॉजिकली जो हम चीज़ें ड्रॉ करते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा स्टेज बेस का वे ऑफ वर्किंग है। इसी तरह फिजिकल मॉडल बनाया जाता है, एवेल्यूएट करते हैं, तमाम चीज़ों को आप एक डायग्राम की फॉर्म में देख सकते हैं। और हमने एक चीज़ डिस्कस की थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर, चेंजेस आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन स्टेप बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक्टिविटी के बाद स्टेप बैक अगर किया जा रहा है तो ये वही चीज़ है कि अगर आप कहीं पे सेटिस्फाई नहीं है यू कैन मेक चेंजेस। तो चेंजेस के लिए ये आपको पूरा मॉडल गिवन है, और इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन मूव बैक इवन फ्रॉम द लास्ट स्टेज। और ये डिज़ाइनिंग टूल हमने पढ़ा था, डेटा फ्लो डायग्राम है। ये इंशाल्लाह मैं कल अगेन जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डेटा फ्लो डायग्राम डेटा की मूवमेंट को शो करने के लिए बनाई जाती है कि डेटा किन एंटिटीज़ के दरमियान मूव कर रहा है, तो आप ये एंटिटी का सिंबल यूज़ करते हैं, प्रोसेस का सिंबल यूज़ करते हैं, या आप डिफरेंट जो डेटा स्टोर का सिंबल यूज़ करते हैं, वो इस डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर आपको शो किया गया। तो लास्ट पे हमारे पास ये डेटाबेस के यूजर्स हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा को प्लान करना, रिक्वायरमेंट लेना, डेटा डिक्शनरी को मैनेज करना, लॉजिकल मॉडल डिज़ाइन करना, DBMS को चूज़ करना, और फाइनली आपका डेटाबेस एनवायरनमेंट क्रिएट करके और यूज़र को ट्रेन करना और फैसिलिटेट करना। तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर दोनों एक तरह की चीज़ें। डेटा डिक्शनरी ऑलरेडी हम इसको गो थ्रू कर चुके हैं, रेपोजिटरी है जहाँ पे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टोर किया जाता है। और फाइनली आपके पास ये दो तरह की डेटा डिक्शनरी, इंटीग्रेटेड जो किसी भी सॉफ्टवेयर का पार्ट होती है, जो हम DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका पार्ट है, और फ्री स्टैंडिंग डिक्शनरी जो हम सेपरेट से परचेज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारा इस डेटाबेस आर्किटेक्चर के अंदर आ जाती है। तो टाइम हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया, 40 मिनट्स की लिमिट है यहाँ पे लेक्चर स्टोर करने की। तो आई थिंक ये तमाम चैप्टर कवर हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा इसके अंदर और यहाँ से इस पोर्शन से फर्दर आपको ऐड करूँगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको दोबारा स्टार्ट करें। तो ठीक है लेक्चर जी, 40 मिनट का ही होता है? हाँ जी, इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर 40 मिनट से ज़्यादा की लिमिट नहीं है। सर वो आप पे कर लेना सर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जा रहे हैं अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर अपना फेस तो दिखाते हैं, नौरानी चेहरा। सर सर ऊपर से आपने इतनी बस बकवास करो।